सर मुझे तंत्र के बारे में जानना है, पर वो जानने से पहले आपको एक्चुअली मनुस्मृति के बारे में पूछना है। बहुत कम लोगों ने शायद ये शब्द सुना भी है। आई नो कि इट्स सपोज टू बी कॉन्ट्रोवर्शियल। I don't think that's true. Everybody has heard of it. Everybody keeps talking about it, whether it be liberals, whether it be right wingers, or people who belong to neither side. Because of what is supposedly what Ambedkar did. He allegedly burned the manuscript Manusmriti and then he converted to Buddhism. And on that day, the largest conversion to Buddhism happened in India. Around 50,000 people converted in a single day. I could be wrong on the numbers. Please correct me in the comment section. So everybody keeps talking about it because allegedly Manusmriti talks about this misogynistic patriarchal ideas, and it's very like casteist. Allegedly, I'm not saying it's true because that is the purpose of this video, to find out whether it's true or not. But of course, this video is not the source of truth. One has to pick up Manusmriti and read it. I have seen a lot of controversy on social media, and I have also personally gone on the websites, read through the Manusmriti to find out the truth behind it. Let's see if they talk about that particular section, then I'll give my 2 cents. बट एग्जैक्टली क्या है उसमें, आप एक 101 दे सकते हो उसके बारे में? हाँ, जितने हमारे पुराने ग्रंथ हैं उनमें One मनुस्मृति more thing, that Acharya Prashant has gathered up this cult following in the recent years. If I go to any book event, let it be book fair, festival, literature festivals, I would see these devoted fans of Acharya Prashant everywhere. There would be stalls, there would be posters with his face on it everywhere. So I don't know what is the extent, like what he speaks, because I haven't read or watched a lot of his videos, but he has a following, that's undeniable. को जरूरत से ज्यादा अहमियत और प्रसिद्धि मिल गई है भाई, फॉर पॉलिटिकल रीजंस। देखो, ये जो स्मृतियां हैं ये एक क्लास ऑफ लिटरेचर है जो कि श्रुति से बिल्कुल नीचे का माना गया है। इसमें आध्यात्मिक बातें बहुत कम है। इसमें वो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिनके आधार पे समाज को चलाना है। गवर्नेंस कि किसी को अगर आपने रुपए देने हैं तो उसका क्या कायदा है, राजा को राज्य अगर चलाना है तो उसको क्या सलाह दी गई है, जो 4 वर्ण बताए गए हैं उन 4 वर्णों की क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। कोई चोरी कर ले तो उसकी क्या सजा है, फलाने वर्ण का आदमी चोरी कर रहा है तो उसको क्या सजा मिलेगी, दूसरे वर्ण का कर रहा है तो उसको क्या मिलेगी। तो इस तरह की बातें हैं सब मनुस्मृति में, और भी स्मृतियां हैं। इनका कभी बहुत ज्यादा महत्व नहीं रहा, ठीक है। जितना मैंने इतिहास पढ़ा है मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दिया कि किसी राजा ने मनुस्मृति को अपने राज्य का संविधान बना रखा हो, एकदम भी नहीं, एकदम नहीं। और मनुस्मृति से कॉम्पीट करती हुई और भी स्मृतियां थी, ठीक है, और उनका भी बड़ा महत्व था। तो हाँ, सामाजिक तौर पर ये रहे हैं। ये बिल्कुल हो सकता है कि सीधे सीधे मनुस्मृति को किसी ने अपना संविधान नहीं बना लिया, लेकिन मनुस्मृति के कुछ तत्वों पर अमल होता रहा हो, ठीक है। और मनुस्मृति में विशेषकर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको बहुत महत्व दिया जा सके। देखो, जो ऊंची बातें हैं मनुस्मृति में, कुछ उसमें बड़ी बड़ी लॉफ्टी सबलाइम बातें भी हैं, उदात्त बिल्कुल। जैसे कि महिलाओं को लेकर के कुछ बड़ी दैवीय बातें कही गई हैं, कि महिलाओं को सीधे सीधे देवी की संज्ञा दे दी गई है। कहा है कि अगर महिलाओं को जहाँ पर इज्जत नहीं मिल रही है उस जगह पर किसी भी तरह की धार्मिकता हो ही नहीं सकती। अगर आप महिलाओं को इज्जत नहीं दे सकते तो भूल जाइए कि रिलीजियस स्पिरिचुअल वगैरह आप हो सकते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः बड़ा गूढ़ सूत्र है, ये भी हमें मनुस्मृति में मिल जाता है।
तो कुछ बातें मनुस्मृति में बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो कुछ मनुस्मृति में अच्छा है वो पहले ही वेदांत में उपलब्ध है। मनुस्मृति में जो कुछ बढ़िया है वो तो पहले ही वेदांत में उपलब्ध है। और बहुत कुछ मनुस्मृति में ऐसा है जिस पर बड़ा विवाद होगा। और वो जो एक saying है that we keep hearing यथा नारी पूजन्ते तथा देवता रमन्ति, something like that. I am not accurate, but you know what I'm talking about. So वो भी it's taken from मनुस्मृति only. वो बातें बिल्कुल अस्वीकार करने योग्य भी हैं निश्चित रूप से, और जिन बातों के कारण भारत का बड़ा नुकसान हुआ है। आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो? अब जैसे महिलाओं का जो स्थान है वो कई जगहों पर पुरुषों से नीचा बता दिया गया है। और जो नियम भी बताए गए हैं पुरुषों महिलाओं के लिए अलग अलग बता दिए गए हैं। और जैसे एक जगह पर बोल दिया गया है कि ऊंची जाति का कोई मनुष्य है, जैसे ब्राह्मण है, वो किसी नीची जाति की महिला के साथ व्यभिचार कर लेता है तो उसकी एक सजा है। पुरुष को एक सजा है, महिला को एक सजा है। नीची जाति का जो तथाकथित नीची जाति है उसका कोई पुरुष किसी उच्च वर्ण की महिला के साथ कुछ कर लेता है तो उसमें एक अलग सजा बता दी गई। तो वो सब बातें अन्यायपूर्ण हैं। और इन्हें हाईलाइट किया जा रहा है। इन्हें हाईलाइट किया और करा भी जाना चाहिए ना। कहीं अन्याय हुआ है तो उसको छुपाया क्यों जाए? कहीं कोई बात गलत है तो उसको छुपाने का कोई कारण नहीं है। पर ये बेस ऑफ हिंदू थॉट नहीं है। एकदम नहीं है, एकदम नहीं है, बिल्कुल ठीक पकड़ा ये। पर कमर्शियली बताया जा रहा है क्योंकि बताए जाने से राजनीतिक लाभ हो जाता है। बताए जाने से खुद को There are certain mistranslations as well. It's not like that everything that's said about Manusmriti actually exists in the Manusmriti. क्योंकि अभी recently I saw one video where a woman was telling that मनुस्मृति says कि women को अपने supervision में रखो, right? That is what Manusmriti says. But in the shlok it uses the word rakshitu, which means that you have to protect the women. So it's not completely equal, right? You protecting women is not equal to keeping them under your supervision or keeping them below your command. So this kind of mistranslations also propagate, but definitely there are certain caste related rules that are there in Manusmriti. I haven't read it, but I'll trust him. So that should not be accepted by society. Not that it is, because just like he said, it's not the base of the Hindu thought. Nobody uses Manusmriti as their constitution, neither in the past nor now. Now we have Code of Criminal Procedure or Nyaya Sanhita as they call it now. So I think it's pretty obsolete. I don't know why people politicize it that much. विक्टिम कहने में या कि विक्टिम्स का नेता कहने में मदद मिल जाती है। और लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि देखो अन्याय अत्याचार तो हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सब कुछ व्हाइट वॉश कर दोगे और कह दोगे नहीं सब कुछ पाक साफ था, सुथरा था। ऐसा नहीं है। अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, और शायद अभी भी हो रहा है। बहुत बढ़िया बात कही। ज्यादा रेलेवेंट बात यह है कि आज भी हो रहा है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में वो बातें बहुत गहरी घुसी हुई हैं। तो वो आज भी जो अपने ही भाई हैं, और धर्मों को छोड़ दो, अपने ही धर्म के जो अपने भाई हैं वो उनको भी बराबरी की दृष्टि से नहीं देख पाते। तो वो सब गड़बड़ तो निश्चित रूप से हुई है। उसका खामियाजा पूरे देश ने भुगता है। जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, जो तथाकथित निचले वर्ग हैं, उन्होंने तो भुगता ही है, पूरे देश ने भुगता है। ऐसे ही थोड़ी था कि भारत 1000 सालों तक पीछे रहा, गुलाम रहा, उसका शोषण होता रहा, सामाजिक आर्थिक हर तरीके से पिटा, पीछे होता चला गया। उन सब के पीछे वाजिब वजहें हैं ना। तो वो सब रहा है, लेकिन आज के दौर में बट ये कह देना कि just because caste existed, that was the reason why the invasions were successful is not completely accurate. और इनकी बातों को सुन के ऐसा लगने लगेगा कि because there was a division, caste-based division in Hindu society, that led to the invasions of Muslim invaders and then the Christian colonizers. That is not, I don't think that's completely accurate, but yeah, these differences were utilized by these colonizers and it was taken advantage of. That is again a reality. ग्रंथ की बहुत प्रासंगिकता है ही नहीं। आपको उसको रुचि के तौर पे पढ़ना हो, पढ़ लो।
आपको ऐसे पढ़ना हो, आप रिलीजियस स्टडीज में इंटरेस्टेड हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ लीजिए, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसको पढ़ के आज आप जिंदगी जी सकते हैं। आज जिंदगी जीने में स्मृति ग्रंथ आपकी सहायता नहीं करेंगे, उसमें तो आपकी सहायता सिर्फ और सिर्फ वेदांत करेगा।